Okay, boys, students, let's start with Science 2 paper of March 2023. पेपर थोड़ा सा ट्रिकी था, बट आई थिंक जो बच्चों ने टेक्स्ट बुक अच्छे से किया था, डेफिनेटली वो लोगों ने अच्छा किया होगा. तो लेट्स जस्ट चेक आंसर्स क्या थे एंड सोल्यूशन इन कंप्लीट डिटेल्स बच्चों, कंप्लीट. डाउट है, कमेंट्स करना, क्लियर करेंगे जरूर. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि हम आपको सिर्फ आंसर नहीं दे रहे, सॉल्यूशंस भी देंगे और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि 2024 में आप बोर्ड का पेपर अपियर करो साइंस में और करो फुल. तो यहाँ दिया था फर्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग करंट. देखो यहाँ पे ये वर्ड जरूरी था, प्रोड्यूसिंग पे फोकस करना. वर्ड प्रोड्यूसिंग यूज किया हुआ है, यहाँ पे वर्ड मेजरिंग नहीं यूज किया है. बच्चों ने मिस्टेक किया है यहाँ पे. अगर वर्ड होता मेजरिंग, मतलब जो करंट मेजर करता है, तो होता एम मीटर. देख लो बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही अक्लमंदी वाला था. यहाँ पर प्रोड्यूसिंग करंट था, मतलब जो करंट प्रोड्यूस करता है. वोल्ट मीटर जो होता है, इसका तो पोटेंशियल डिफरेंस से काम होता है, तो ये भी आउट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस गया. एम मीटर चले गया. गैल्वेनोमीटर एक्चुअली मेजर करता है, इसका भी फंक्शन बताता हूँ. ये बहुत ही फीजिबल करंट मेजर करता है, बहुत ही छोटा. एक्चुअली देखा जाए तो ये एम मीटर के जैसा ही काम करता है, लेकिन बहुत ही छोटा करंट मेजर करता है, जैसे कि माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर में मेजर करता है. मैं वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ, मेजर करता है, प्रोड्यूसिंग नहीं करता है. तो यहाँ पे अगर कोई करंट प्रोड्यूस करता है तो वो है एसी जनरेटर. देखो, ये साइंस वन में जरूरी नहीं है कि आप टेक्स्ट बुक के लिए सिर्फ क्वेश्चंस करके जाए. फोकस ऑन एवरी लाइन ऑफ द टेक्स्ट बुक, बिलीव मी यू कैन स्कोर मच बेटर मार्क्स. तो डी पहला आंसर है. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चंस ट्रिकी थे, एमसीक्यूज को हल्के में मत लीजिए. इफ अ रे ऑफ लाइट passes from denser medium to rarer medium in a straight line, the angle of incidence must be. बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों, ये सही बोलता हूँ. बच्चे लोगों को आया नहीं होगा, बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि लिखना क्या है. लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इतना ट्रिकी क्वेश्चन जो था, इसको ये लोगों ने मतलब क्या आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे ये लोग. देखिए, हम पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बताना चाह रहे हैं. लेट्स से ये एक डेंसर मीडियम हमारा, और ये रेरर मीडियम है. ओके, और यहाँ पर बता रहा है, इफ अ रे ऑफ लाइट passes फ्रॉम डेंसर टू अ रेरर मीडियम इन अ स्ट्रेट लाइन. मतलब वो ये बताना चाह रहा है कि एक रे जो है वो ऐसा जा रही है डेंसर मीडियम से, और यही आगे जा रही है कंटिन्यू होकर रेरर मीडियम. स्ट्रेट लाइन, कोई डेविएशन नहीं है, कुछ नहीं है. का मतलब, अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये जो एंगल है, ये देख रहे हो आप, ये तो 90 है, लेकिन ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है बच्चों. ये हो गया एंगल मेड बाय द नॉर्मल. तो नॉर्मल तो वही होता है जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं. तो परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 डिग्री है. तो यहाँ पे एक्चुअली इंसिडेंट रे जो हम देख रहे हैं वो इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल दोनों भी सेम है. तो ये इंसिडेंट और नॉर्मल दोनों सेम होने की वजह से मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है 0 डिग्री. तो ये करेक्ट आंसर है. मैं एक शॉर्ट में फिर भी एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ. देखिए क्या होता है ना, लेट्स से ये मेरा, दिस इज वन ऑफ माय इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम में, और ये नॉर्मल है. तो यहाँ पर जो एंगल क्रिएट हो गया है, ये तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, बराबर है. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की लेट्स से यहाँ पे कोई तो वैल्यू होगी. मैं एज्यूम करता हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है ये केस में. अब मैं क्या करता हूँ, इस एंगल को कम करते चलता हूँ. ओके, तो अगर मैं इस एंगल को कम कर दिया, मतलब लेट्स से मेरी इंसिडेंट रे अब ऐसा जा रही है, तो ये इंसिडेंट रे है, तो ऑब्वियसली ये एंगल जो है नॉर्मल के साथ जो बन रहा है, ये 30 से कम ही होगा. लेट्स से ये 10 डिग्रीज हो गया. मैं क्या करता हूँ, ये एंगल और छोटा कर देता हूँ, इसको और एंगल को छोटा कर दिए, इतना सा
दिख रहा है सर तुझकी जैसा, ये इतना सा, तो लेट्स से ये 5 डिग्रीज हो गया। अरे तो हम तो वही समझ रहे हैं ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, और एक ऐसा सिचुएशन आएगा ना बच्चे लोग, कैसा सिचुएशन आएगा कि ये जो इंसिडेंट है ये खुद नॉर्मल ही बन जाएगा, ये इस नॉर्मल पे से चला जाएगा। और जब नॉर्मल पे से जाएगा तो ऑब्वियसली टेक्निकली समझ में आ गया हमको कि ये 30 से 15 हो गया, 15 से 5 हो गया और 0 पे कन्वर्ट हो गया। तो एंगल करेक्ट है 0 डिग्री। बहुत ही, आई थिंक जहां तक मुझे फीडबैक मिला है 90% ऑफ द स्टूडेंट लोगों ने ये रॉन्ग किया है। और ऐसे ही एमसीक्यूज बोर्ड में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों एमसीक्यूज पे ज्यादा ध्यान देना क्योंकि बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही ट्रिकी, आसान नहीं होते, और यहीं पे बच्चे हमारे मार्क्स खो देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में यहाँ पर थर्ड एमसीक्यू देखते हैं। थर्ड एमसीक्यू भी दिमाग वाला था, बच्चे लोग को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज, मतलब क्वेश्चन मार्क है, ये फोकल लेंथ दिया है, तो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये 0.2 मीटर हो गया। उसके बाद फॉर्मूला लगाना है पावर का, P इक्वल्स टू 1/f होता है, 1/0.2। इसका मतलब अगर ये डेसिमल यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये 10/2 हो गया, कैंसिल हो गया, ये हो गया 5। और पावर का यूनिट आता है डायोप्टर डी। सिंस ये कॉन्वेक्स लेंस है तो हमको एक चीज समझना चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है, जो फोकल लेंथ होती है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसीलिए हमारा आंसर आएगा 5 जो है ये वाला प्लस 5.0 डायोप्टर। ओके, कोई डाउट है कमेंट्स कीजिए, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं, थोड़ा ध्यान से करना, एमसीक्यू स्पेशली। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना चाहिए। ब्रोमीन, आयोडीन, ये दोनों भी एक्चुअली लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो बचता है सल्फर और ग्रेफाइट। सल्फर और ग्रेफाइट में अगर देखेंगे तो एक ही जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, मतलब पास कर सकता है, फ्लो होने में मदद कर सकता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, वो होता है ग्रेफाइट। ओके, सिंस मैं फिजिक्स के ज्यादा डिस्कस करूंगा, आई एम एक्सपर्टाइज इन फिजिक्स, सॉरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ बट थोड़ा सा तो बनता है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से था ये तो, फिर भी समझने जैसी बात है। आपको ये सब टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना अर्थ ऑर्बिट और इसमें, ये सब में आपको रेंज याद रखना है अच्छे से बच्चों, रेंज। और जब रेंज देखा गया है तो कहीं पर 45,000 एंड अबाव जो जाता है ना वो हाई ऑर्बिट, तो ये एक रेंज है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था टेक्स्ट बुक से, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एमसीक्यूज हो गए, एमसीक्यू पे प्लीज ध्यान दीजिए। अरे ये क्या पूछा था क्वेश्चन, फाइंड द ऑड मैन आउट। आई मीन जिन्होंने रट्टा मार के गया था वो तो कर दिया होगा भाई, लेकिन जैसे सोच के करना पड़ेगा। देखो पहला दिया है लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक मोटर और मैग्नेट। अरे हम एक ऐसा चैप्टर सीख रहे हैं जिसके अंदर हमको ये पता होना चाहिए कि कन्वर्जन ऑफ एनर्जी कौन से फॉर्म से कौन से फॉर्म में होती है। अगर तुम लाउड स्पीकर देखोगे तो ये जो है ये साउंड एनर्जी देता है, एनर्जी देता है ना, ये तो साउंड एनर्जी। माइक्रोफोन जो है ये क्या करता है, ये भी तो साउंड एनर्जी ही लेता है, लेकिन माइक्रोफोन का काम क्या होता है कि ये साउंड एनर्जी लेता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम लाउड स्पीकर का होता है। इलेक्ट्रिक मोटर तो सीख चुके हो ना भाई तुम, इलेक्ट्रिक मोटर है ये तो एनर्जी कन्वर्ट करेगा। अभी इलेक्ट्रिक मोटर है तो तुम समझ सकते हो, मोटर है कन्वर्जन है तो ये हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। ये मैग्नेट ही एक ऐसा बंदा है जो कोई एनर्जी कन्वर्ट नहीं कर रहा है। तो फाइंड द ऑड मैन आउट दिमाग से करने का था, इधर रट्टा वाला काम नहीं चलेगा, फिजिक्स से फिजिक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। भाई ये तो केमिस्ट्री था, लेकिन सही बात बताता हूँ, मैंने भी कहीं पे सर्च किया तो मुझे लगता है कि इसका आंसर वाइट आना चाहिए था। तो ये केमिस्ट्री है, मैं अपना थोड़ा पंगा है केमिस्ट्री के साथ। फिजिक्स बोलो तो अपन लोग बैंड बजा सकते हैं फिजिक्स की बात। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाँ, अब आ गया अपना लाइट का टॉपिक से आ गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें ये बताया है कि सब्सटेंस कौन सा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा है। तो जब हम सब्सटेंस की बात करेंगे तो एयर है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003 होता है। एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू एयर जो है वो हमेशा 1 होता है। अगर फॉर्मूला देखोगे आप तो वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम ऐसा हो जाएगा ना। और दोनों की भी वैल्यू 3 × 10⁸ होता है जो हम लोग लिखते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्चुअली आंसर 1 आएगा। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये कैसे क्या वैल्यू आ गई, कंफ्यूज किया ना। यही तो काम है अपने बोर्ड्स का, अपने महाराष्ट्र बोर्ड वाले बच्चों को पकड़ा कंफ्यूज करते हैं। क्या किया है ना इन लोगों ने, ये 3 × 10⁸ नहीं लिया है, इसकी वैल्यू लिया है 2997924 और यहाँ पर भी ये लोगों ने थोड़ा वैल्यू चेंज किया, जिसकी वजह से अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ये लेते हैं, है करेक्ट आंसर 1। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। बच्चों आगे बढ़ते हैं, चलो लेट्स गो अहेड। जितना भी साइंस का टेक्स्ट बुक में से आप एक एक लाइन गो थ्रू करोगे ना, उसमें आपका ही फायदा है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक्चुअली ट्रू था, क्योंकि इसमें भी आपको है ना रेड लाइट जो है ना, रेड लाइट उसका रेंज याद रखना है। और रेंज याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि जो मेरा विजिबल लाइट जो होती है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ना विजिबल, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये हर एक लाइट का अपना ही एक रेंज है, एक वेवलेंथ है। बेसिकली मैं तो ऐसा बताता हूँ कि 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट से तो 8000 एंगस्ट्रॉम यूनिट तक जो होता है, ये रेंज होता है हमारा विजिबल लाइट का। एंगस्ट्रॉम यूनिट आपको नैनोमीटर में लिखोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, 400 नैनोमीटर से तो 800 नैनोमीटर, ये रेंज होता है। तो अपने रेंज के अंदर ही रेड लाइट भी आ रहा है ना, देखो ना 700 नैनोमीटर। तो बेसिकली मेरा सजेशन ये है कि ये ऐसा रेंज याद रखो, या तो एंगस्ट्रॉम यूनिट में याद रखो या नैनोमीटर में याद रखो। आंसर तो 700 नैनोमीटर है, तो ये आंसर करेक्ट है भाई। ध्यान से करना, बार बार दोहरा रहा हूँ, ये साइंस 1 है, इसके साथ खेलना नहीं। इधर तुमको बहुत ही ध्यान से पेपर लिखना पड़ेगा। देखो ये भी एकदम मतलब ये तो ऐसा क्वेश्चन था ना कि बच्चों को फिर चकमा दे दिया। ये लोगों ने स्टार्ट किया 10 मार्क्स से ना, बहुत ही ट्रिकी बनाए थे फीडबैक के हिसाब से ना। बहुत सारे बच्चों ने स्टार्ट किए 10 मार्क्स में से 4 मार्क्स गए हैं लोगों के, 5 मार्क्स तो गए ही है। ये जो था ना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, ये लोगों ने एक सैटेलाइट जो बनाया था उसका नाम दिया था स्पेस में भेजने के लिए स्वयं। अब ये देखोगे ना तुम तो टेक्स्ट बुक के अंदर कहीं पे छोटा ऐसा ना ग्रीन कलर का बॉक्स बने हैं, फॉर योर नॉलेज लिखते हैं ये लोग, डू यू नो एंड ऑल दैट। मेरा सजेशन है ना बहुत, उसको कभी इग्नोर मत करना, करते रहिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। देखो ये साल कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, देख रहे हो, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही तो बोलते हैं अजीबो गरीब क्वेश्चन भाई। ओके, आगे चलते हैं। फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कॉपर एल्यूमिनियम वायर इज यूज। तो यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए तुम्हारे को इसके पॉइंट देखना पड़ेगा। कॉपर और एल्यूमिनियम ही क्यों लेते हैं हम लोग, पहले बात तो ऐसा होता है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो पावर ट्रांसमिट करते हैं ना, तो इनका पावर लॉस जो होता है इज वेरी लो, लाइक नेग्लिजिबल पावर लॉस होता है। अब जब ये लोग एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर रहे हैं और पावर लॉस बहुत ही कम है, तो बेनिफिट होता है ना इसका। तो ये एक पॉइंट आना चाहिए था। और दूसरा लिखने का रेजिस्टेंस है। क्या होता है ना कि इनका रेजिस्टेंस भी बहुत कम होता है, तो रेजिस्टेंस कम होने की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे को यहाँ पे लॉस जो होता है पावर का वो भी कम ही मिलता है। अगर देखा जाओ तो आपको अगर फॉर्मूला याद है तो P = I² R है। करंट ज्यादा है तो पावर अच्छा मिल रहा है फॉर अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस। तो या फिर आप ये रिलेशन लगा सकते हैं P = VI से। ओके, ज्यादा डेप्थ पे नहीं जाते हैं, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है तो केमिस्ट्री टीचर बता सकते हैं बाद में। ओके, क्या है कि केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन स्टेट और टेक्स्ट बुक से आते हैं, फिजिक्स से घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, जैसे एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, एक्चुअली एकदम शॉर्ट में देखा है तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे डोनेट और एक्सेप्ट, बराबर है। अब ये तो तभी होता है जब लास्ट शेल के अंदर या लास्ट ऑक्टेट या लास्ट ऑर्बिट के हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी लास्ट के अंदर रहेंगे ना, वो डिफाइन करता है उसका ग्रुप। ओके, तो टेक्निकली वैसा आंसर लिख सकते हो इसमें, थोड़ा फिर भी एक बार क्लियर कर लेना।
ओके, नाउ लेट्स गो अहेड। अब यहाँ पर देखिए, इसको अगेन समझना पड़ेगा। ये फिजिक्स के क्वेश्चन से भाई सब घुमा फिरा के दिए थे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर देन 60%। तो ये बोल रहा है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 60% से ज्यादा है, पहले तो ये समझो कि ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है। ह्यूमिडिटी का एकदम बेसिक आइडिया बताता हूँ भाई, ये याद है। ह्यूमिडिटी बोलता है कि एयर, जो हमारी एयर है, इसमें वाटर वेपर का कंटेंट कितना है, इसमें कितना वाटर वेपर है। जितना ज्यादा वाटर वेपर रहेगा मतलब वो एयर तो गीला रहेगा ना। वाटर वेपर मतलब पानी है, पानी है तो गीला है, और गीले के लिए दूसरा नाम यूज करते हैं मॉइस्ट। और अगर वाटर, तो ये वाटर वेपर ज्यादा है तो मॉइस्ट है। अगर वाटर वेपर का कंटेंट मतलब पानी, ड्रॉपलेट्स अगर कम है, तो मॉइस्ट की जगह पे वर्ड आ जाता है ड्राई। तो सबको यही दो वर्ड यूज करना था, मॉइस्ट एंड ड्राई। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर देन 60%। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी एयर के अंदर 60% से ज्यादा है, का मतलब ये जो वाटर वेपर का कंटेंट है एयर में वो ज्यादा है, तो मॉइस्ट हो गया, गीला। ठीक है। तो हाउ डू वी फील अबाउट एयर? तो हमको ये फील होगा कि एयर जो है यहाँ पे मोर देन 60% है तो मॉइस्ट हो जाएगा, और यहाँ पे तो ड्राई हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट। और सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार आया है ये भी एग्जाम में, और इसीलिए कहा गया था कि बार बार इसको करते रहो करते रहो करते रहो। अभी मास और वेट के लिए तो पहले क्या करना है, देखो डिस्टिंग्विश का मतलब होता है ना, तो अच्छे से कॉलम बनाने का। डिस्टिंग्विश बिटवीन में मास एंड वेट। ओके, सो अगर मास और वेट का डिफरेंस है तो सबसे पहले लिखना है कि मास जो है ये बॉडी का कांस्टेंट रहता है। सो मास रिमेन्स कांस्टेंट, अगर रिमेन्स लिख सकते हैं यहाँ पे तो लिखो रिमेन्स कांस्टेंट, और डज नॉट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, डज नॉट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बट ऑब्वियस है, हमने सुना ही है, डज नॉट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बट यहाँ पे पैरेलल पॉइंट लिखना है बच्चों, पैरेलल। वी आर राइटिंग विथ रिगार्ड टू देयर चेंजेस। तो यहाँ पर भी हमको वेट से रिलेटेड ही लिखना है। और वेट से रिलेटेड क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे दैट वेट ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब इट कैन बी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल, जनरल नॉलेज के लिए बताता हूँ, मास ऑन द अर्थ and the mass on the moon will remain the same, but the mass, weight on the earth and weight on the moon will never be equal, because the value of g at the earth is more than the value of g at the moon, so therefore they won't be equal. समझ में आ गया? ये एक पॉइंट है फर्स्ट। ओके, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। मास और वेट के डिफरेंस में सेकंड पॉइंट पे क्या लिख सकते हो यहाँ पर, मास और वेट में डिफरेंस अगर लिखना है तो तुम एक और ये लिख सकते हो, एक और पॉइंट, इसका यूनिट लिखना है तो तुम इसका यूनिट लिख सकते हैं। मास का यूनिट आता है केजी और वेट का यूनिट आ जाता है न्यूटन। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है। अच्छा, तीसरा पॉइंट अगर कुछ लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, कुछ है दिमाग में? बोलो, आ रहा है कुछ आइडिया? यस, बोलो तो क्या आ सकता है इसमें एक और पॉइंट? इसमें एक और पॉइंट ये आ सकता है कि मास कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग अ फिजिकल बैलेंस। हम लोग के पास जो तराजू होता है ना, तो वो फिजिकल बैलेंस उस तराजू को बोलते हैं। सो वी कैन मेजर द मास ऑफ अ बॉडी बाय अ फिजिकल बैलेंस। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, टू फाइंड द वेट वी नीड अ स्प्रिंग बैलेंस। ओके, ये एक चीज याद रखना है हमको, यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस चाहिए, यहाँ पे फिजिकल बैलेंस से भी काम होता है। चाहिए तो एक और पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो, बट अभी टाइम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन था, बट अगर स्टूडेंट्स लोगों ने टेक्स्ट बुक अच्छे से किया है एक एक पेज, तो ये आंसर आ गया, अदरवाइज ये आंसर गया। सैटेलाइट जो नेविगेशन के लिए यूज करते हैं, ये टेक्स्ट बुक से था डायरेक्टली, तो यहाँ पे जो सैटेलाइट यूज करते हैं वो है IRNSS, और जो लॉन्चर है यहाँ पर वो है हमारा PSLV, लॉन्च व्हीकल। LV लॉन्च व्हीकल होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल।
अब यहाँ पर देखेंगे अर्थ ऑब्जर्वेशन में, तो अर्थ को ऑब्जर्वेशन के लिए सैटेलाइट की जरूरत है, वो है IRS, वेरस इसके लिए द लॉन्चर इज द सेम विच इज PSLV। so normally this is again the textbook question, but textbook की every line, every page is very important. Do this and you will be very successful in 2024. Next question. Okay, so let's look at the next question. What does the next question says? Oh, and this is the place where students found out a bit difficult. Any5 करना था, selections में एक न्यूमेरिकल आ गया। जैसे न्यूमेरिकल आ गया, अपने बच्चों की हवा टाइट। अब बोले न्यूमेरिकल कैसा करने का, बट यू हैव वन एडवांटेज कि ये 3 मार्क्स का है, तो अगर हम लोग मार्क्स स्प्लिट देखेंगे ना इसके अंदर, तो बेनिफिट आप लोग का इसमें भी बहुत है। सबसे पहले लिखना है कि डेटा व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। आफ्टर डेटा क्या लिखना है तुमको, एक करेक्ट फॉर्मूला लिखना है, और उस फॉर्मूले के अंदर तुम्हारे को फिर फाइनली सब्स्टिट्यूशन करना है, फिर कैलकुलेशन, एंड देन द फाइनल आंसर विद करेक्ट। जहां तक हो सके SI यूनिट यूज करके कहानी खत्म करो। अभी देखो, डेटा तो क्वेश्चन से इजीली हो सकता है, फॉर्मूला भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, खाली जो डिफिकल्ट पार्ट है वो है ये कैलकुलेशन। तो स्टूडेंट्स, my question is, क्या हम लोग यहाँ पे 1.5 to 2 मार्क्स इजीली नहीं निकाल सकते यहाँ तक पहुंचने के लिए? कुछ नहीं तो यहाँ तक, और लकीली अगर आंसर करेक्ट आ गया तो हो गया बोनस मार्क्स। ओके, कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी, तो VE फाइंड करना है, एस्केप वेलोसिटी क्वेश्चन मार्क ऑन द सरफेस ऑफ द मून। देखो ध्यान दीजिए, यहाँ मून बोला है तो इसका मास अलग देंगे, इसका रेडियस अलग देंगे एज कंपेयर टू द अर्थ। सो यहाँ पे देखते हैं मास ऑफ मून। देखो यहाँ पे अर्थ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये एस्केप वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी ऑन द मून। तो ये अर्थ की मिस्टेक मत समझ लेना, आई मीन ये मत मिस्टेक समझना कि ये अर्थ है, ठीक है। ये हमको फाइंड करने का एस्केप वेलोसिटी VE ऑन द मून। तो मास ऑन द मून क्या वैल्यू आएगी इसकी, 7.34 into 10 to the power 22 kg। न्यूमेरिकल्स अच्छे होते हैं अगर बच्चे अच्छे से करना चाहे तो, वरना फिर ये तो डिफिकल्ट है। रेडियस दिया है 1.74 into 10 to the power 6 मीटर, ओके, और जी की वैल्यू तो यहाँ दिया ही है 6.67 into 10 to the power -15। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, लेट्स राइट द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है हमको पता है, VE is equals to 2gm upon r है। सिंस वी आर टॉकिंग विथ रिगार्ड टू मून, तो ये सब वैल्यू मून के लिए है, तो ये हो जाएगा √2 into g की वैल्यू क्या है वो लिख दो, 6.67 into 10 to the power -11 into मास ऑफ द मास ऑफ द मून भी दिया हुआ है, इट्स 7.34 into 10 to the power 22। ये रूट गोज अहेड ऑफ दिस अपॉन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर रेडियस ऑफ द अर्थ पता है हमको तो वो ये है, देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये 1.74 रेडियस था तो रेडियस ले ली, ठीक है, अब कैपिटल ले लो स्मॉल आर ले लो एक ही बात है। सो ये हो गया 1.74 into 10 to the power 6। तो देखो हमारा क्या हो गया, ये डेटा कंप्लीट हो गया, फॉर्मूला करेक्ट हो गया, सब्स्टिट्यूशन भी करेक्ट है हाल फिलहाल में। आगे बढ़ते हैं, अभी देखो यहाँ पर तुम लोगों को अगर कैंसिलेशन इजीली आता है तो 2 into 6.67 into, पहले ये नंबर्स जो डेसिमल वाले इनको एक साथ ले लो 1.74, और पावर्स देख लो कितना आता है इनटू 10 to the power -11, ये -11 और ये 22, तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और ये अपॉन 10 to the power 6 न्यूमरेटर में जाएगा तो ये -6 हो जाएगा। सो फार इतना कैलकुलेशन तो अपन को लगता है कि अपन सही है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ओके, सो इसमें अगर आगे हम लोग चलते हैं तो इसका कैलकुलेशन पार्ट कैसा करना है, देखिए ये जो है इफ यू डू द कैलकुलेशन 2 into सीक्वेंस और डिवाइड बाय 1.74 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, और ये 10⁻⁴ ये 10 to the power 5 हो जाएगा। इफ यू वांट यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू 10 to the power 4 somehow so that it becomes very easy to take the root। तो ये 10 to the power 4 का रूट इजी हो जाएगा। क्या करना है ना कि ये 10 to the power 5 में से 10 to the power 4 लिखो, और एक 10, ये जो कैलकुलेशन आप पूरा कर रहे हो यहाँ पे, ये कैलकुलेशंस के अंदर एक 10 की वैल्यू दे दो, मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, सिंपल, बाद में डिवाइड करके स्क्वायर रूट, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा ना, इसीलिए तो न्यूमेरिकल्स है ना भाई ये। ओके,
आगे बढ़ते हैं। आंसर नहीं बताता हूँ, हो सका तो बाद में कैलकुलेशन करके बता दूंगा, सिंस वी डोंट हैव मच टाइम टू स्पेंड हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट हैज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। है तो केमिस्ट्री का, बट लगता है थोड़े बहुत आंसर लिख सकते हैं। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट? क्या सिंपल है यार दोस्त, 2 + 8 8 10 11। so what is the atomic number over here is 11 because these represents the number of electrons. what is the group of this element? बताओ भाई ग्रुप क्या आएगा यार, एकदम सिंपल है ग्रुप यार, ये ग्रुप 1 में जाएगा, बराबर है कि नहीं जाएगा? बोलो भाई, अगर नहीं जाएगा तो आंसर बता दो ना यार, तुम खुद क्या आएगा बोलो। अरे नहीं बताएंगे क्या भाई, क्यों? कम ऑन मैन, बोलो बोलो बोलो, क्या आंसर आ सकता है बोलो। यस, बोलो कैसे आएगा यहाँ पे आंसर। अगर चेक करते हैं हम लोग यहाँ पर तो सिंपल है, ये एटॉमिक नंबर तो अभी बता दिया मैंने आपको, क्या आएगा यहाँ पे, एटॉमिक नंबर विल बी 11। ना ग्रुप पूछ रहा है तो इट शुड बी ग्रुप 1A। ग्रुप 1 नहीं लिखना, ग्रुप 1A में आता है बिकॉज इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ग्रुप 1A। टू विच पीरियड डज द एलिमेंट बिलोंग? अभी पीरियड मतलब ये ऐसा जाता है, हॉरिजॉन्टल पीरियड्स होते हैं और ग्रुप्स होते हैं वर्टिकल। ओके, सो 1A अगर हम लोग ऐसा देखें तो फर्स्ट पीरियड के अंदर तो दो ही होता है, हाइड्रोजन और हीलियम। यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे हीलियम होता है, फिर यहाँ से लिथियम शुरू होता है वापस। तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, तो ऑब्वियसली थर्ड में आना चाहिए भाई। इसके नीचे आएगा सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। सो ये आता है विच पीरियड? थर्ड पीरियड में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फिजिक्स। अगेन ऐसे क्वेश्चंस ये लोग सिर्फ एप्लीकेशन बेसिस है, मतलब आई मीन नॉट एप्लीकेशन बट डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हारा नॉलेज चेक करते हैं ये लोग। ओके, सो दे आर आस्किंग यू व्हाट इज दिस रे ए बी रिप्रेजेंट्स। तो हम लोग अगर रे ए बी देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है ना रे ए बी, और एरो ऐसा इन्वर्ट जा रहा है, ध्यान दो एरो पे। सो माय रे ए बी विल बी माय इंसिडेंट रे। कौन सा रे रहेगा? इंसिडेंट रे। इफ यू लुक एट रे सी डी, कहाँ है हमारा रे सी डी? देखो ये है, बहुत कंफ्यूज किया है लोगों ने, सी और डी पॉइंट देके। तो इनके पास ऑलरेडी ये बी पॉइंट अगर यहाँ दे देते तो काम हो जाता ना, लेकिन चलो फिलहाल रहने दो। सी डी, ये सी और डी है, तो ये ग्लास में है तो ये रिफ्रैक्टेड हो गई, तो यहाँ पे लिखना है आपको रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड नहीं है भाई, रिफ्रैक्ट है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। रिफ्रैक्टेड रे जी एच देखते हैं, रे जी एच तो बाहर निकला है, तो इसका वर्ड आता है इमर्जेंट रे। ओके, तो क्या सिंपल क्वेश्चन था, बट दे वर चेकिंग योर नॉलेज। नॉलेज है खत्म, 3 मार्क्स मिल गया यहाँ पे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, ओके ये भी सिंपल ही क्वेश्चन था एक्चुअली। दे वर अगेन चेकिंग योर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, बट आई मीन स्टूडेंट्स माइट हैव फाउंड इट डिफिकल्ट। डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। they mean to say which are physical and chemical changes over here। तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है। क्या डिफरेंस होता है फिजिकल और केमिकल चेंज में, ये हमको पता ही है। फिजिकल चेंज के अंदर इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। सो यहाँ देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज कोई चेंज हो नहीं रही है इनकी, कोई रिएक्शन हो नहीं रहा है, तो ये तो फिजिकल चेंज ही हो गया। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ऑब्वियसली फ्रूट अगर राइप हो रहा है या रॉट हो रहा है तो उसमें तो केमिकल्स है और केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो मुझे तो लगता है कि ये केमिकल रिएक्शन। मिल्क टर्न इनटू कर्ड, अगेन इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता ही होता है इसके अंदर। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर सिर्फ आई मीन कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स है, वेपर्स है, so there is no chemical reaction in that, so physical changes। digestion of food in the stomach, obviously digestion जो process होता है वो chemicals के वजह से ही होता है, तो ये है chemical reaction। iron fillings get attracted towards magnet, अरे भाई iron fillings magnet को attract हो रहा है ना खाली, कौन सा रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर? कुछ नहीं, तो ये सिर्फ फिजिकल रिएक्शन है। सब पे हाफ ऑफ मार्क है, करेक्ट लिखा है तो सब मिल जाएगा। डोंट वरी, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड डेफिनेटली यू डिजर्व अ लॉट ऑफ देन दिस। ओ हो भाई, ये क्वेश्चन जो मैं बोला हूं ना, ये क्वेश्चन है चैप्टर 8 से, सावधान रहे, होशियार रहे।
ये चैप्टर से ये लोग क्वेश्चन ऐसे ही घुमा फिरा के पूछते हैं भाई। यहाँ पूछ लिया है वो लोगों ने, क्या पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसको नाम दिया जाता है स्पेसिफिक हीट, या इसका दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जो करेक्ट वर्ड है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जब हम स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं ना तो क्या जरूरी याद रखना पता है, कि हम उस सब्सटेंस का मास के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कैसा मास, यूनिट मास। अब ये यूनिट को मैं पूरा एक्सप्लेन करते बैठूंगा तो बहुत टाइम जाएगा। यूनिट मास का मतलब फिर भी शॉर्ट में बताता हूं, जैसे कि 5 kg, अगर 5 kg किसी बॉडी का मास है और उसका डेंसिटी आ रहा है लाइक से 100, ओके, डेंसिटी केजी पर जो भी है वो यूनिट पर रहा है ना। अगर मैं ये 5 kg के बजाय 1 kg की वैल्यू इसकी फाइंड करूं तो कितना आ जाएगा, 100/5 जो हो जाएगा 20 ब्ला ब्ला ब्ला। तो मतलब मैंने 1 kg के लिए फाइंड किया ना, इसलिए उसको कहते हैं यूनिट मास। सो यूनिट मास वाला वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेफिनेशन। और स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं तो पहले शॉर्ट में ये बता दूं तो तुमको ये समझ में आ जाएगा ये दोनों। हाँ सर, कैसे क्वालिफाई करना है आंसर्स के लिए। पहले समझते हैं व्हाट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट। स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है कि हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। मतलब कोई भी बॉडी है ना जो हीट एब्जॉर्ब करती है, क्या करती है वो, कोई भी बॉडी जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करती है टू रेज इट्स टेम्परेचर, वो इसका टेम्परेचर रेज करती है बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब 1 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर रेज हो रहा है तो वो कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। सबसे सिंपल बताता हूं, इसको याद रखने का एक सबसे बेहतरीन तरीका है, whichever substance whichever substance takes long time to absorb the heat or much time to absorb the heat for the same rise of temperature। मतलब अभी जैसे यहीं पर देख लो, चलो आते हैं डेफिनेशन समझ में आ जाएगा ना। तो यहाँ लिखा है एब्जॉर्ब, तो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ यूनिट मास। अरे बच्चा ये यूनिट मास नहीं लिखा ना तो रॉन्ग है स्टेटमेंट। यूनिट मास इज वेरी इंपॉर्टेंट असेंशियल वर्ड, और डेफिनेशन में कोई छेड़खानी नहीं हुआ, डेफिनेशन जैसे वैसे, तो यूनिट मास लिखना बहुत जरूरी है। ओके, अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करते हैं, जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है उसकी सबसे ज्यादा स्पेसिफिक कैपेसिटी है। अब ये वैक्स के अंदर जब इसको रखा गया है एट हीटिंग एट सर्टेन टेम्परेचर, तो आयरन कॉपर और लेड में ये देखा गया कि आयरन ने सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब किया था। heat energy absorbed by the iron was the most, तभी तो उसने उतना हीट वैक्स को दिया ना मेल्ट होने के लिए भाई। अगर ये तीनों को 50 डिग्री सेल्सियस पे सेम टेम्परेचर पे हीट किया गया था तो सबसे ज्यादा हीट एनर्जी आयरन ने लिया, क्योंकि इसने उतना एनर्जी इसको दिया अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के लिए। सो विच एलिमेंट इज मैक्सिमम हीट कैपेसिटी, तो यहाँ आना चाहिए था आंसर आयरन। एंड विच हैज द मिनिमम लीस्ट, अरे इसने 50 डिग्री सेल्सियस पे कम हीट दिया तो इसने कम दिया। समझ में आ गया भाई, देखो कितना रेड रेड कर दिया लेड को, तो ये लेड हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ रहा है क्या, डाउट्स है, डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और भाई पसंद आ गया लेक्चर तो लाइक कर दीजिए। आ जाइए आगे। अगेन फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है तो बेहतरीन क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है। तो क्या आएगा यहाँ, हाफ मार्क फॉर राइटिंग दिस, मतलब आइडेंटिफाई, प्लस हाफ मार्क फॉर यूज। अब यूज में तो गए बच्चों की बैंड बजने वाली है, क्योंकि यूज ही नहीं पता। पहले तो ये लिखना है कि ये फिगर कौन सा है और इसका क्या यूज है। सो एक्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूज, बट ये एक पर्टिकुलर टाइप का फ्यूज है तो इसको लिखना पड़ेगा कार्ट्रिज्ड फ्यूज। तुम कोई भी फ्यूज नहीं लिख सकते हो बच्चा वहां पे, बिकॉज इट्स वन ऑफ द टाइप ऑफ अ फ्यूज, तो कार्ट्रिज फ्यूज आना जरूरी है। कार्ट्रिज फ्यूज क्या करता है, फ्यूज क्या करता है, एक्चुअली इसका काम है लिमिट करता है, लिमिट द फ्लो ऑफ करंट। सबसे सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट आंसर, इट लिमिट्स द फ्लो ऑफ द करंट। और इसको ये भी लिख सकते हैं कि इट सेफ गार्ड्स द अप्लायंस। लेकिन ये सेफ गार्ड द अप्लायंस तो तब करेगा ना, कब करेगा भाई सेफ गार्ड अप्लायंस, जब ये करंट को लिमिट करेगा ना जाने के लिए। तो करेक्ट आंसर ये होना चाहिए। इस पे आ जाओ,
ये टाइप जो है इसको बोलते हैं एमसीबी। एक्चुअली मुझे डाउट है यहाँ पे कि अगर तुम एमसीबी लिखोगे तो मार्क्स जा भी सकता है, इसलिए क्या कीजिए ना बच्चे लोग, सेफ साइड पे गेम खेलने का मिनिएचर सर्किट ब्रेकर पूरा लिखने का, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, क्यों चांस लेने का, अगर एमसीबी पे रॉन्ग दे दिया तो क्या करोगे। अच्छा, यूज जो है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का और इस कार्ट्रिज फ्यूज का सेम है, तो कितना अच्छा मौका है या, लेकिन ये मौके का नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि दोज हु डोंट नो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फ्यूज यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मार्क्स चले गया। क्या कर सकते हैं भाई, अपने बोर्ड का ऐसा ही सिस्टम है, कुछ नहीं कर सकते। अब इस डायग्राम को देखिए, ये डायग्राम में सबसे अच्छा पहचानने का तरीका ये है कि ये एक टाइप का मीटर होता है। मीटर मतलब ये कोई वैल्यू मेजर करता है, ठीक है। अब अगर ये मीटर और ये मेजर कर रहा है तो ये क्या मेजर करेगा, ये अल्फाबेट पे ध्यान देने का। यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के अल्फाबेट्स होते हैं, ए होता है, वी होता है, जी, और भी आते हैं एम ए, एम वी, ठीक है। सिंपल बताता हूँ ना, फ्यूचर में 2024 में पेपर दोगे भाई तुम तो याद तो रखना ही पड़ेगा। एम ए और ए, ये एम मीटर होता है, ओके, डबल एम है, और ये मिली एम मीटर होता है। एम मीटर और मिली एम मीटर दोनों का काम होता है टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। देखो पहले एमसीबी में देखे थे ना, तो वर्ड आ गया है मेजर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सो मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, ये होता है। वोल्ट मीटर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस करता है, और अगर छोटा वोल्ट मीटर होगा जो कम वैल्यू मेजर करता है तो मिली वोल्ट में आता है, ये मिली एम्पियर में आता है, ये एम मीटर है तो एम्पियर में देगा। अब गैल्वेनोमीटर क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे जी लिखा हुआ था, सो जी लिखा हुआ है ना यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना पेपर में, जी ये थोड़ा ब्लर है, तो ये गैल्वेनोमीटर है। अभी गैल्वेनोमीटर का एक्चुअली देखा जाए ना यूज क्या है, ये बहुत ही जबरदस्त चीज है भाई। गैल्वेनोमीटर का काम आता है टू चेक द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट कौन सा डायरेक्शन में जाता है वो मेजर करने के लिए काम आता है, ये इसका एक यूज है। दूसरा यूज ये है कि इट इज यूज टू मेजर फीबल करंट, एकदम छोटा सा जो करंट होता है ना, छोटा सा, जैसे माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर्स जो होता है ना, ये करंट मेजर करने के लिए काम आता है। लेकिन इसका इजी यूज ये है, गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ओ यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स का है, सिंस क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है तो थोड़ा तो मैं गाइड कर ही सकता हूँ आपको यहाँ पे, बिकॉज आई नो लिटिल बिट। सो ये सैचुरेटेड है, हाफ मार्क ले लेगा भाई अनसैचुरेटेड लिख के, सिंपल लॉजिक, अनसैचुरेटेड। उसके बाद ये अल्कीन है, यहाँ अल्काइन आएगा, ALKYNE, स्पेलिंग्स पे ध्यान दीजिए, और यहाँ आएगा अल्केन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अब यहाँ पे देखो CnH2n+2 CnH2n+2 है, तो यहाँ पे होता है CnH2n। अब यहाँ एग्जांपल्स देना है, तो एग्जांपल्स तुम कोई भी दे सकते हो यार, इथीन है तो तुम यहाँ पे दे दो इथाइन, या नहीं समझ में भी प्रोपाइन लिख दीजिए, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर चाहिए तो तुम दे सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल सच एज मीथेन, इथेन, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ये जो सेचुरेटेड वाले हैं ये ANE से ही एंड होते हैं, देखो ध्यान से, ये ENE से एंड होते हैं, और ये YNE वाले YNE से एंड होते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स गो अहेड बच्चे लोग, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़िए। ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस डालते रहेंगे भाई, आप लोग सिर्फ रिक्वेस्ट कीजिए, वी आर देयर टू हेल्प यू एनी टाइम। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था। अब ये ट्रिकी इसलिए था क्योंकि क्वेश्चन में भी ये लोगों ने थोड़ा क्लियरिटी नहीं दिया हुआ है। ये जो है ना, ये आई बॉल होता है, आई बॉल का जो नॉर्मल शेप होता है ना वो हमेशा सर्कल टाइप होता है, एकदम परफेक्ट सर्कल, देखो कैसा, ये देख रहे हो, एकदम परफेक्ट सर्कल होता है ऐसा। तो इन लोगों ने यहाँ पे आई बॉल को ही एकदम सर्कल बना दिया। एक्चुअली आई बॉल में अगर सर्कल रहेगा ना एग्जैक्ट, तो क्या होता है कि ये जो इमेज बना हुआ है ना, इन्होंने इमेज बनाया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे इमेज आ रहा है, ये रेटिना पे इमेज आना चाहिए था,
तो नॉर्मल सर्कल होता है ना आई बॉल, तो इमेज एग्जैक्टली रेटिना पे आती है। यहाँ पे ये रेटिना पे इमेज बनती है, समझ में आ गया। लेकिन ये लोगों ने सर्कल बनाकर यहाँ पर इमेज दे दिया। आई थिंक डायग्राम ही थोड़ा सा गलत है, इम्प्रूवमेंट चाहिए था, क्लैरिटी नहीं मिलती है। अब इसमें जो डायग्राम है वो ऐसा जाना चाहिए था दोस्तों, थोड़ा ऐसा। ये अंडा टाइप होता है ना, अंडा, तो अंडा हो जाता है ये, क्या अंडे का फंडा है ना भाई। सो होता क्या है ना कि यहाँ से आईबॉल पे थोड़ा प्रेशर लगता है, यहाँ से आईबॉल पे प्रेशर लगता है, और ये हो जाता है इलिप्टिकल फॉर्म में, समझ में आ गया। और ये आईबॉल का शेप हो जाता है इलोंगेशन, दे गेट इलोंगेटेड। सो ये इलोंगेट होने की वजह से क्या होता है कि जो इमेज यहाँ पे आना चाहिए था, द इमेज डू नॉट फॉल ओवर देयर, और इमेज आ जाता है थोड़ा सा रेटिना के आगे। तो हो गया ना प्रॉब्लम। वो तो ऐसे ही हो गया क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ गया ना। ये जो डिस्टेंस होता है, अगर ये डिस्टेंस बढ़ गया, जैसे यहाँ पे है ये आई बॉल का डिस्टेंस बढ़ गया, तो इमेज तो आगे ही गिरेगा ना, रेटिना पे नहीं गिरेगा यहाँ पे। तो ये इमेज बन गया यहाँ पे, इमेज बन गया, बराबर है। सो इमेज बन गया बिकॉज आई बॉल क्या हो गया, इलोंगेट। ऐड करने का जरूरत नहीं है, तुम लोगों को ट्रिक्स बताता हूँ सब। ये यहाँ पर आ गया, इमेज यहाँ पे आ गया। एक्चुअली इमेज आना चाहिए था यहाँ पर। सो मुझे इमेज वहां पे चाहिए। तो ये जो रेस जा रही है ना, ये रेस, तो यहाँ पे एक ऐसे टाइप का लेंस आना चाहिए जो यहाँ से रेस को डाइवर्ज कर दे हुए थोड़ा, जो लेंस तक पहुंचे। फिर डाइवर्ज करने के बाद में स्पेस मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करने का, हमको एक कॉनकेव लेंस लगा देना चाहिए। कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस ऑन द पाथ ऑफ दिस। सो ये रे स्ट्रेट नहीं जाएगा, ये क्या होगा, ऐसा बेंड हो जाएगा, बराबर है, डाइवर्ज होगा। और एक्चुअली ये है थोड़ा, ये लेंस इतना बड़ा ऐसा बनना चाहिए आंख का। फिर उसके बाद ये यहाँ से जाने के बाद में ये यहाँ पे आके फॉल हो जाएगा। तो आ गया इमेज। मतलब यहाँ कौन सा लेंस लगना चाहिए, कॉनकेव या बाई कॉनकेव लेंस लगेगा, तो इमेज बराबर रेटिना पे आ जाएगा विथ प्रॉपर एरोज। ठीक है। सो हाउ इट इज करेक्टेड, एक एक काम करते हैं। हाउ इट इज करेक्टेड, इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग द कॉनकेव लेंस ऑफ प्रॉपर फोकल लेंथ। ये वर्ड पूरा जरूरी है, प्रॉपर फोकल लेंथ। ठीक है। पार्ट्स के अंदर बताता हूं, भूलना नहीं। नेम, अच्छा ये हो गया कॉनकेव इमेज, यहां पर आ गया। जब कॉनकेव आता है ना, तो इसको बीमारी को नाम कहा गया है, इट्स आई डिफेक्ट कॉल्ड एज मायोपिया। मायोपिया क्यों बोलते हैं ना, मुझे भी एक्चुअली थोड़ा मेरे तरीके से मुझे याद है। मायोपिया का दूसरा नाम भी होता है शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट का दूसरा नाम होता है नियर, नजदीक। तो मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस इसका नाम होता है। मायोपिया लिखो, शॉर्ट लिखो या नियर साइटेडनेस, उसके लिए ये करेक्ट आंसर है। अगर ये लिखेंगे मायोपिया तो बहुत ही बढ़िया आंसर हो जाएगा भाई, ये फुल ऑन। नेम करेक्टेड, इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस। अभी दिखाया ना भाई, यहाँ कॉनकेव लेंस है, देखो। ड्रॉ द डायग्राम टू शो द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट। सो करेक्शन करने के लिए यही करने का। ये कॉनकेव लेंस ये दिख रहा है डायग्राम में भाई, ये दिख रहा है क्या डायग्राम? ये सेम डायग्राम ड्रॉ करने का, कॉनकेव लेंस लगाने का, और ये रेस को ऐसा डाइवर्ज करके लेंस तक लेके जाने का। ये लेंस थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर देंगे ना तो भी चल जाएगा। और ये यहाँ पे आ गया, तो इमेज रेटिना पे आ गया। ड्रॉ द डायग्राम टू शो द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट। हो गया भाई। ये 4 मार्क्स है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे ये लोग 2 मार्क्स में स्प्लिट कर देंगे। ओके, देख लो, समझ लो, और फिर आगे बढ़ो। डोंट टेक अ चांस, ड्रॉ द डायग्राम टू शो दिस। ये 5 मार्क का क्वेश्चन था। ओहो, केमिस्ट्री से रिलेटेड आ गया। ट्राई करते हैं, थोड़ा बहुत श्योर नहीं है बट आई मीन थोड़ा कोशिश करते हैं। अगर एक दो आंसर दे दिया तो दे दिया, बाकी भाई टेक्स्ट बुक से फाइंड कर लेना, टेक्स्ट बुक के अंदर से ही क्वेश्चन है पूरा। मिथाइल अल्कोहल, अल्कोहल तो OH ग्रुप होता है, तो OH देखो यहाँ मिथानॉल लिखा हुआ है। मिथाइल ग्रुप होता है CH3, तो ये हो जाएगा CH3OH, मतलब CH3OH हो गया ये। ठीक है। एसिटिलीन या इथाइन अभी सीखे थे। YNE मतलब अनसैचुरेटेड, तो 3 बॉन्ड आना ही चाहिए। जब 3 बॉन्ड आ गया तो अभी हाइड्रोजन का एक ही बॉन्ड बचा, तो ये हो गया ऐसा, बराबर है। इथिलीन है, IUPAC नेम अगर लिखेंगे तो आई थिंक इसको लिखना चाहिए क्या, 1 इथीन आएगा, हो सकता है, प्लीज चेक कर लेना। और यहाँ पे भी मैं श्योर नहीं हूँ, ये दो आंसर्स, फिजिक्स वाला बंदा हो यार, सॉरी, चेक करना आंसर। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड वेट फॉर फ्यू मोर सच सॉल्यूशंस। थैंक यू, टेक केयर।
धन्यवाद, बाय बाय।